नमस्ते दोस्तों। किसी एक पल को खास समझने से अच्छा है कि अपने पूरे समय को खास बनाने की कोशिश करो। हम लोग मोस्टली देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स लाइफ होते हैं और जो खासकर किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उनके बराबर के जो दोस्त होते हैं वो मस्ती कर रहे होते हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे लगातार लगता है कि हम लोग देखो पढ़ाई कर रहे हैं और वो लोग मस्ती कर रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान के उसके क्षणिक जो सुख है उसको नजरअंदाज करें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ जाएंगे हो सकता है 1-2 साल आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब आप किसी बेहतर पद पे पहुंच जाएंगे और तब अपने दोस्त से तुलना करेंगे तो आप बहुत आगे पहुंच चुके होंगे। इसलिए अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं हो, अपने आप पे विश्वास रखें। जो आपने डिसीजन लिया है अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए उस पर अडिग रहे। इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 15 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि नीति आयोग के द्वारा कहा गया है कि भारत में जो है गरीबी घटकर 5% से भी कम हो गई है। ऐसा कहना है नीति आयोग का। नीति आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि 5% से भी कम भारत का आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। परंतु इस आर्टिकल में अनेक प्रकार के अध्ययन, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत से संस्थान जो है वो गरीबी रेखा को डिफाइन करते हैं। तो विभिन्न अध्ययनों पर जब हम लोग नजर डालते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है ये जो अध्ययन किया गया है ये त्रुटिपूर्ण है। इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी आर्टिकल में सुरजीत भल्ला और जयंती घोष के द्वारा इस पे विचार विमर्श किया गया है और पूरा का पूरा आर्टिकल बहुत ही बेहतर है। दोनों ने हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से डिस्कस किया है। इसलिए कभी कभी इस तरह के आर्टिकल जो आते हैं ना, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ उपयुक्त पॉइंट ना मिले लेकिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना वो बदलेगी। और इसमें बहुत ज्यादा भर भर के फैक्ट्स दिया गया है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। खास के पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए, ठीक है। गरीबी को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्ल्ड बैंक कैसे डिफाइन करता है और भी जितने संस्थान हैं वैश्विक स्तर पे वो किस किस मानदंडों का उपयोग करते हैं गरीबी रेखा को डिफाइन करने के लिए। तो हर एक चीज को हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, सरकार ने अश्लील सामग्री स्ट्रीमिंग के लिए लगभग 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है, जिसमें से 19 जो हैं वो वेबसाइट्स हैं, 10 जो हैं वो ऐप्स हैं और 57 जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स है, ठीक है। तो इन सभी को जो है सरकार के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। तो सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम के उल्लंघन के कारण ही इस तरह जो है कठोर कदम उठाया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। जो अश्लील और अभद्र सामग्री देखे जाते थे ओटीटी पे या फिर विभिन्न ऐप पे या फिर जो एंड्रॉयड बेस्ड ऐप हो या फिर एप्पल बेस्ड ऐप हो, सभी पर जो है इस तरह के ऐप को डिलीट करने के लिए सरकार के द्वारा कठोर कदम उठाया गया है। जिसमें से लगभग 7 ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर से था और 3 ऐप जो था वो एप्पल स्टोर से था। इन दोनों प्लेटफॉर्म से इन 10 ऐप को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। मेनली जान लेंगे कि कौन कौन से ऐप हैं ओटीटी से संबंधित जो अश्लील सामग्री के लिए अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा बैन किया गया है, उसके सूचियों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, इसी संबंधित कल हम लोग क्वेश्चन भी पढ़े थे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दिया था कल के लेक्चर में रोडामाइन बी के बारे में, क्योंकि अभी लगातार देखा जा रहा है जितने भी स्ट्रीट फूड है इसका सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो कॉटन कैंडी, ठीक है, या फिर गोभी का बना होता है मंचूरियन। और भी बहुत से जो स्ट्रीट फूड होते हैं उसमें मिलावट के रंग डाले जाते हैं, ठीक है। जो रंग होते हैं वो नकली होते हैं। मेनली जो रंग होते हैं वो कपड़ा रंगने के लिए होते हैं और इसी रंग का प्रयोग जो है स्ट्रीट फूड में अपने फूड को, अपने खाने को बेहतर दिखाने के लिए इस तरह के रंग का उपयोग किया जाता है, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और ये ध्यान रखिएगा कि आज की वीडियो में लगभग लास्ट में जो है करंट अफेयर्स रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी आर्टिकल से संबंधित सिर्फ और सिर्फ 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आईएम इसी संबंधित क्वेश्चन है। तो इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रयास कीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और जो भी समस्या हो या जितने स्कोर्स आए उसको हमें कमेंट करें, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले। क्योंकि लगातार मैं प्रयास करता हूं कि बहुत बेहतर सामग्री उपलब्ध कराऊं, खास के द हिंदू न्यूज़पेपर से,
ठीक है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला जो आर्टिकल है कि अभी लगातार नीति आयोग के द्वारा कहा गया है कि भारत में जो है वो गरीबी लगभग 5% से भी कम हो गई। इनका कहना है कि लगभग भारत का जो कुल आबादी है उसका 5% भी जो है वो गरीबी रेखा में नहीं आता है, उससे कम ही आबादी जो है वो गरीब है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जो है ये दो जो राइटर्स हैं सुरजीत भल्ला और जयंती घोष इस पे विचार विमर्श करते हैं। इसी के बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि नीति आयोग के, ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में जो सीईओ हैं उनका नाम है नीति आयोग के बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो उन्होंने ही हाल में दावा किया है कि 5% से भी कम भारतीय अब गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, और उन्होंने यह दावा जो है वो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, ये ध्यान रखिएगा, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के द्वारा किया है। यही है बीवीआर सुब्रमण्यम, ये पिक्चर में भी देख सकते हैं। और 2022 के निष्कर्षों के आधार पर जो है ये निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में जो है वो 5% से भी कम आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो अनुमान के अनुसार भारत की निचली 5% आबादी में औसत उपभोग व्यय भारत में गरीबी रेखा के समान है। तो यह सुझाव देता है कि भारत में गरीबी दर जो है वो 0 से 5% के बीच में है। ठीक है, 5% से नीचे आ गया है। तो क्या सच में भारत में जो है वो गरीबी घटकर 5% से भी कम हो गया है? इसी के लिए जो है प्रशांत पेरूमल के द्वारा संचालित एक बातचीत में सुरजीत भल्ला, ठीक है, इसी के लिए जो है एक बातचीत डिबेट तैयार किया गया है जिसमें सुरजीत भल्ला और जयंती घोष ने इस पर विभिन्न प्रकार के सवाल का चर्चा किया है। ठीक है, इस सवाल पर चर्चा किया है कि जो भारत में कहा जा रहा है कि जो गरीबी है वो 5% से भी कम हो गया है, इसी पे चर्चा किया गया है, वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो इसी में दावा किया गया है कि 5% से भी कम भारतीय गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत में गरीबी रेखा को कैसे परिभाषित किया जाता है और क्या गरीबी रेखा को ऊपर उठाने की जरूरत है? मतलब कि जो मानदंड बनाए गए हैं उसको ऊपर उठाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर 1980 से ही हम लोग तुलना करें तो उस समय जनसंख्या बहुत कम थी। ठीक है, अगर 1990 में फिर आए तो जनसंख्या बढ़ गया, लेकिन गरीबी रेखा का जो मानदंड है वो समान रहा। उसी तरह वर्तमान समय 2024 में भी जो उस समय बनाया गया था गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए मानदंड, अभी भी मानदंड वही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ गया, खपत बढ़ गया, तो इसलिए जो है देश में रुपयों का रोटेशन बढ़ गया। ठीक है, इसलिए जो है धन अधिक आ गया, तो लोगों को लग रहा है कि गरीबी कम हो गई है। लेकिन अगर हम आज 500 रुपए कमा रहे हैं, उस समय 5 रुपए में भी अगर हम लोग 3 रुपए में अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते थे, तो आज वर्तमान समय में अगर 550 रुपए में हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि क्या स्थितियों में अंतर है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे जो गरीबी रेखा को निर्धारित करने वाले मानदंड हैं उसी को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तो गरीबी रेखा के स्तर में बदलाव की बात की जा रही है। यहाँ पर सुरजीत भल्ला के द्वारा कहा जा रहा है कि हम गरीबी के स्तर में बदलाव की बात कर रहे हैं, जहां 2011-12 में उसी गरीबी रेखा आज तक के आधार पर भारत में गरीबी का दर जो था वो 12.5% था। ठीक है, जहां 2011-12 की बात की जा रही है, और अब यह घटकर 5% रह गया। यदि आप गरीबी रेखा लागू करते हैं, जो आप तेंदुलकर समिति का जो रिकमेंडेशन था पॉवर्टी लाइन के लिए, उसी की बात की जा रही है, जो आप तेंदुलकर गरीबी रेखा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1800 रुपए प्रति माह के करीब है, तो आपको 2% के गरीबी स्तर के करीब कुछ मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि अगर इस तरह से सोचेंगे तो ही आपको 0 से 5% के बीच में गरीब लोग दिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग और आंकड़ों को अगर ध्यान देते हैं, इसलिए हम 2011-12 में 12.5% से बढ़कर 2022-23 में मात्र 2% ही, जहां 2011-12 में गरीब लोग थे 12.5%, अभी वर्तमान समय में अगर तेंदुलकर समिति की जो रिकमेंडेशन है खासकर गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए, तो अभी वर्तमान समय में देखेंगे उसी रिकमेंडेशन को, तो ही मात्र 2% ही लोग जो हैं वो गरीब है भारत में। तो यह निश्चित रूप से सुझाव दिया जाता है कि दुनिया भर में गरीबी रेखा को ऊपर उठाने की जरूरत है। अत्यधिक गरीबी को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है जो अत्यधिक गरीबी था उसको समाप्त कर दिया गया है। हमने अच्छी प्रगति की है, लेकिन हमें गरीबी रेखा के मानदंड को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इसी में विश्व बैंक की बात की जा रही है कि गरीबी की गणना के लिए विश्व बैंक की निम्न मध्यम आय रेखा को लागू किया गया है। तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का दर देख सकते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार ऐसा निर्धारित किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में
25% लोग जो हैं गरीब है। वही शहरी क्षेत्रों में 11% लोग जो है गरीब है, वो विश्व बैंक के अनुसार कहा जा रहा है, जो आपको लगभग 21% की गरीबी दर देता है। इसलिए इसमें कोई सवाल नहीं है कि गरीबी रेखा के मानदंडों को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इसी में जयंती घोष के द्वारा कहा जा रहा है कि आज गरीबी रेखा के रूप में जो कुछ भी उपयोग किया जा रहा है वह अपर्याप्त है। जो मानदंड उपयोग किया जा रहा है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए वो अपर्याप्त है। लेकिन मैं बहुत सी बातों पे यहाँ पे प्रकाश डालती हूँ, ऐसा जयंती घोष के द्वारा कहा जा रहा है। सबसे पहले आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई घोषित आय भारत में निर्धारित नहीं है कि किस आय पर जो है वो हम लोग गरीबी रेखा को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो सुरजीत जो अभी जो पीछे हम लोग डिस्कस किए, तो सुरजीत जो उपयोग कर रहे हैं वह उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के लिए समायोजित जो तेंदुलकर समिति से रिकमेंडेड गरीबी रेखा थी और विश्व बैंक की प्रतिदिन लगभग 2.5 डॉलर की क्रय शक्ति जो है वो गरीबी रेखा, और दोनों ही आपको 5% से कम अत्यधिक गरीबी रेखा या फिर गरीब लोग को निर्धारित करते हैं। ठीक है, हालांकि वहां एक समस्या यह है, ये पिछले वालों की बात की जा रही है। ठीक है, जो सुरजीत भल्ला ने कहा था उसी पे यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है जयंती घोष के द्वारा। यहाँ पे समस्या यह है कि तेंदुलकर समिति के द्वारा जो गरीबी रेखा निर्धारित की गई थी वह वास्तव में वैचारिक रूप से किसी भी चीज पर आधारित नहीं है। इसने इस विचार को तोड़ दिया कि आपको एक निश्चित न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है। इसलिए जो पारिवारिक कैलोरी पर कम से कम इतना खर्च करते हैं वे इस सीमा से ऊपर है। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है कि कैलोरी पर पूर्णतः जो है वो गरीबी रेखा को निर्धारित किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसलिए वास्तव में हमें भारत में गरीबी रेखा नहीं है और सरकार ने कोई स्पष्ट गरीबी रेखा की घोषणा ही नहीं की है। और साथ ही समय के साथ इस सर्वेक्षण की तुलना करते समय हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि आधिकारिक रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है। इसी में आय कहा जाता है 2011-12 के बाद से जो उपभोग व्यय लगभग है वो 2.5 गुना बढ़ गया है, लेकिन आय में वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, तो सर्वेक्षण में कहा जाता है यही जो अंतर है उसी को स्पष्ट करना है कि 2011-12 में जहां खर्च करते थे हम लोग, उस खर्च में लगभग वर्तमान समय में 2.5 गुना की वृद्धि हो गई। परंतु अगर 2011-12 से आय में अगर हम लोग तुलना करें तो उस आय में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। तो सुरजीत भल्ला कहते हैं कि ठीक है, यह नाममात्र के संदर्भ में है। पिछले 11 वर्षों में वास्तविक रूप से प्रति व्यक्ति उपभोग लगभग 40% बढ़ गया है। ठीक है, जो कंजप्शन है वो लगभग 40% बढ़ गया है। इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि इसमें समस्या क्या है। ऐसे और भी आंकड़े हैं जो दावे की पुष्टि करते हैं। ठीक है, जिसमें श्रमिकों के लिए जो सर्वेक्षण किया जाता है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, यह ध्यान रखिए, इसी को कहा जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS। इसी के द्वारा कहा जा रहा है कि आपको विभिन्न श्रमिकों के वेतन के डेटा यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। तो कृषि श्रमिकों के लिए 2011 के बाद से मजदूरी प्रति वर्ष जो है वो 3.2% बढ़ गई है। इसलिए वास्तविक मजदूरी वास्तव में बढ़ गई है। इसके अलावा कर डेटा वेतनभोगी श्रमिकों के वेतन में 2011 के बाद से काफी मजबूत हुए हैं। ठीक है, लगातार जो है वो वेतन में वृद्धि की गई है श्रमिकों की, परंतु यहाँ पे वेतन में वृद्धि की बात की जा रही है, लेकिन उनके खर्च में जो वृद्धि हुई है उसकी तुलना नहीं की जा रही है। ठीक है, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि अलग अलग अध्ययन से भी हमें पता चलता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन होते हैं उसमें भी पता चलता है कि अभी भी जो डेटा है वो अव्यावहारिक है भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए। इसी में कहा जाता है जयंती घोष के द्वारा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें डेटा पर भी सहमत रहना पड़ता है, लेकिन ऐसे कई अलग अलग अध्ययन हैं जो वास्तविक मजदूरी डेटा पर ध्यान देते हैं और बताते हैं कि 2017 के बाद से जितने भी निर्माण श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी प्रति वर्ष जो है 1% से भी कम बढ़ी है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे कहा जाता है 2022-23 में नवीनतम PLFS में रोजगार में जो वृद्धि देखी गई है वह वास्तव में मौजूद नहीं है, क्योंकि यह आमतौर पर अवैतनिक पारिवारिक सहायकों में नाटकीय वृद्धि के कारण है। ठीक है, यहाँ पे जो परिवार के सदस्य जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसी में वृद्धि कारण जो है इस डेटा में ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त करने वाले लोग दिख रहे हैं। ठीक है, यानी वे लोग जो पारिवारिक उद्योगों में अवैतनिक रूप से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा डेटा में दिखा दिया जा रहा है। इसलिए देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार प्राप्त हुए हैं। तो फिलहाल PLFS हमें दिखाता है कि लगभग 37.5%
महिला जो है वो श्रमिक अवैतनिक है, जिसे कोई भी वेतन नहीं मिलता है। वे घरेलू कार्य करते हैं या फिर घर से संबंधित जो उद्यम बनाए गए हैं वहां कार्य करते हैं, जो 2011-12 और 2017-18 में 32% बढ़ गया। ये ध्यान दे सकते हैं कि लगभग 6 वर्षों में 2011-12 से 2017-18 तक लगभग 32% बढ़ गया है। ठीक है, जो महिला श्रमिक थे। यदि आप केवल भुगतान किए गए रोजगार दर देखेंगे, अर्थात जो लोग काम कर रहे हैं और अपने काम के लिए भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, तो इस आंकड़े से पाया जाता है कि ऐसे पुरुष मात्र जो है 48% है जिन्हें काम करने का वेतन मिल रहा है, और वहीं महिलाओं की बात करें तो मात्र 13% ही महिलाएं हैं जिन्हें श्रम करने के लिए वेतन मिल रहा है। इसलिए हमारे पास वास्तव में कोई भी संकेत नहीं है कि अधिकांश कामकाजी परिवारों के लिए वास्तविक वेतन आय बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जिससे हम लोग ये निर्धारित कर सके कि जो घरेलू कार्य कर रहे हैं उनका वेतन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो नीति आयोग के सीईओ ने इसलिए तर्क दिया है कि अधिक लोग अनाज, यहाँ पे अनाज की बात की जा रही है क्योंकि यहाँ पे कैलोरी पे डिफाइन किया गया है कि गरीबी रेखा में जो पोषण की आवश्यकता है, कितने परिवार जो है वो पोषण युक्त भोजन प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है कि नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम का तर्क है कि अधिक लोग अनाज जैसी बुनियादी खाद्य सामग्री के अलावा अन्य वस्तुओं पर भी खर्च कर रहे हैं। क्या यह आर्थिक प्रगति का संकेत नहीं है? यह कहा गया इनके द्वारा। ठीक है, तो इसी पे जवाब दिया जा रहा है जयंती घोष के द्वारा कि अब बहुत अधिक मशीनीकरण हो गया है। ठीक है, लगातार जो है बहुत सारी चीजें जो है अब मशीनों पर निर्भर हो गई है, बहुत कम चलना होता है और आपको कम अनाज खाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो ट्रेवल करने के लिए जो है वाहनों का उपयोग करते हैं। पहले जो थे लंबी लंबी दूरी जो लोग पैदल ही जाते थे, ज्यादा से ज्यादा शारीरिक कार्य करते थे। वर्तमान समय में लोग शारीरिक कार्य करना कम कर दिए हैं और मानसिक कार्य करना ज्यादा शुरू कर दिए, इसलिए जो है भोजन का खपत कम होता है और आपको संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग शारीरिक कार्य उतना नहीं करते, इसलिए कार्बोहाइड्रेट युक्त या फिर वसा युक्त जितने भी भोजन होते हैं उसको खाने से ज्यादा मोटापा आ जाता है। ठीक है, तो अभी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि लगभग 74% भारतीय, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि लगभग 74% भारतीय आबादी जो है वो दक्षिण एशिया के लिए FAO मतलब कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा निर्धारित न्यूनतम पौष्टिक आहार, जितने भी मिनिमम न्यूट्रिशन फूड होते हैं उसका खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। 74% भारतीय। ठीक है, हम अभी बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। तो गरीबी को केवल कैलोरी की खपत पर निर्भर या मापा नहीं जा सकता है। इसी पे कहा जाता है सुरजीत भल्ला के द्वारा कि 1980 के दशक में हम भी सोचते थे कि कैलोरी जो है वो गरीबी को मापने का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, और उस समय अमेरिका में एक सर्वेक्षण हुआ और उसी के बाद पाया गया कि कैलोरी खपत मानकों के अनुसार 80%। ठीक है, उसी समय जो है 1980 के दशक में ही सोच सकते हैं कि जिस समय हम लोग गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कैलोरी का उपयोग करते थे, उसी समय कैलोरी से संबंधित एक अध्ययन किया गया, अमेरिका में एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें पाया गया अगर कैलोरी पर निर्धारित करते हैं हम लोग गरीबी रेखा को, तब अमेरिका में लगभग 80% अमेरिकी महिलाएं जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषित है। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है कि विश्व बैंक का एक रिपोर्ट है, उसमें कहा जाता है कि गरीबी को परिभाषित करने के लिए एक पूर्ण आय स्तर मिलना चाहिए। ठीक है, उसी में जयंती घोष के द्वारा कहा जाता है कि पोषण भलाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है किसी भी व्यक्ति के अपने गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र की 12 एजेंसियों द्वारा मिलकर तैयार किया गया संकेतक जो है वो केवल कैलोरी की खपत पर निर्भर नहीं है, यह कि अधिक परिष्कृत संकेतक है। और इसी आधार पर उन्हें यह एहसास हुआ कि भारतीय आबादी का लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो न्यूनतम पौष्टिक आहार का खर्च वहन नहीं कर पा रहा है। लगभग 75% 74% लोग जो हैं वो जितने भी आवश्यक न्यूट्रिशन फूड होते हैं उसको खरीदने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, 74% आबादी जो है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें जो नीति आयोग के द्वारा कहा गया है कि मात्र 5% जो है वो अब गरीब हैं भारत में। ठीक है, बहुत तेजी से जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं लोग। इसी के लिए जो है यहाँ पे जो है ये डिबेट लाया गया था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट था क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो डेटा का हेर फेर है। जैसे समय बदलता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन गरीबी रेखा का जो मानदंड है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसे भी समय के साथ चेंज होना चाहिए। देखिए, परिसीमन आयोग जिस तरह से समय समय पे परिसीमन करता है और वो लगातार जो है वर्तमान परिस्थिति के अनुसार
अगर जनसंख्या बढ़ी हो या फिर घटी हो, उसी अनुसार से उस राज्य में जो है उस राज्य का प्रतिनिधित्व जो है वो संसद में देता है। तो इसलिए जो है हर एक मानदंड को समय के अनुसार परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है गवर्नमेंट ब्लॉक्स 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स फॉर स्ट्रीमिंग ऑब्सेंस कंटेंट। मतलब कि सरकार ने अश्लील सामग्री स्ट्रीमिंग के लिए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। इसमें मेनली हम लोग जान लेंगे कि कौन कौन से 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लॉक किया गया है सरकार के द्वारा, जैसे ड्रीम्स फिल्म हो गया, बॉबी, यशमा, अनकट अड्डा, ठीक है, ये सारे जो हैं वेबसाइट ये बहुत ही ज्यादा अश्लील और अभद्र सामग्री लाते थे इंटरनेट पे। ठीक है, इसी के लिए जो है इसे सरकार के द्वारा ब्लॉक किया गया है। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि सूचना एवं प्रसार मंत्रालय ने अश्लील और अभद्र सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। और इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया है उसी से जुड़े 19 वेबसाइट, 10 और ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को भी देश भर में ब्लॉक किया गया है। ध्यान रखिएगा, 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को तो ब्लॉक किया गया है और इसी से जुड़े हुए 19 वेबसाइट और 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया जो हैंडल्स है उसको भी ब्लॉक किया गया है। और ये क्यों ब्लॉक किया गया है, तो यहाँ पे उल्लंघन क्या हो रहा था, तो ये ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, उसी को कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और भारतीय दंड संहिता जिसे भी परिवर्तित किया गया है, और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम, ठीक है, मतलब कि इंडियन पेनल कोड और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स प्रोविजन एक्ट, इन सारे नियमों का उल्लंघन हो रहा था। इसलिए जो है सरकार के द्वारा इस तरह का कठोर कदम उठाया गया और विभिन्न मध्यस्थों के समन्वय के साथ कार्रवाई की गई। तो इसी में आगे कहा जाता है कि जो ऐप थे उसमें लगभग 7 जो थे वो गूगल प्ले स्टोर पे थे, जो एंड्रॉयड के लिए जहां से ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं। ठीक है, यही सारे ऐप जो थे उसी को ब्लॉक करवाया गया है। और जो 3 थे वो एप्पल के ऐप स्टोर पे थे, इसी के लिए इन तीनों को भी और इन 7 को भी ब्लॉक किया गया है। तो ब्लॉक किए गए प्लेटफॉर्म की सूची यहाँ पे, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइफ्लिक्स हो गया, एक्स प्राइम हो गया, न्यूऑन एक्स हो गया, ठीक है, बेशरम्स हो गया, हंटर्स रैबिट, एक्स्ट्रा मूड्स, ये सारे जो हैं इसी को ब्लॉक किया गया है। और मंत्रालय ने कहा है कि इन प्लेटफॉर्मों पर होस्ट की गई सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित करते हुए पाया है। इसमें और भी कुछ मुख्य बातें की गई है, इसे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे सामाजिक मूल्यों को भी यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसमें विभिन्न अनुचित संदर्भों में नग्नता और यौन कृत्यों को दर्शाया गया है, जैसे कि शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, उसको खराब करने का प्रयास किया जाता है। उसके अनाचरणपूर्ण पारिवारिक रिश्ते, उनको खराब करने का प्रयास किया जाता है। उसके सामाजिक प्रासंगिकता सामग्री को भी अश्लीलता के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक प्रासंगिकता सामग्री में यौन संकेतक को भी शामिल किए जाते हैं। और कुछ उदाहरण में किसी भी विषयगत या फिर विषय से रहित अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट दृश्यों के लंबे खंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मुख्य पॉइंट था यहाँ पे, इसे भी आप किसी किसी आंसर में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जाता है कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बाहरी लिंक, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि ये जो 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बहुत से जो है लिंक्स को शेयर किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो। ठीक है, इस पे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाता है। तो ओटीटी ऐप में से एक ने गूगल प्ले स्टोर पर लगभग 1 करोड़ से भी अधिक डाउनलोड दर्ज किए थे, जबकि 2 अन्य के लगभग, इन सारे जो ओटीटी ऐप अभी ब्लॉक किए गए हैं उस 18 में से एक ने लगभग, एक ऐप का लगभग 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड हुआ था। वहीं कुछ और ऐप थे जिसको लगभग 50 लाख से अधिक डाउनलोड किए गए थे। इसी के अतिरिक्त इन ओटीटी प्लेटफॉर्म ने दर्शकों को अपनी वेबसाइट्स और ऐप्स पर आकर्षित करने के उद्देश्य से ट्रेलरों, ठीक है, लगातार ट्रेलर दिखाए जाते थे, एड्स दिखाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद विशिष्ट दृश्यों और बाहरी लिंक को प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर जो है वो सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता था। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुल मिलाकर 32 लाख से अधिक उपयोगकर्ता फॉलोअर्स थे। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, 32 लाख से अधिक उपयोगकर्ता फॉलोअर्स थे। और सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक पे 12 अकाउंट को ब्लॉक किया गया, इंस्टाग्राम पे 17 अकाउंट को ब्लॉक किया गया, एक्स मतलब ट्विटर पे 16 अकाउंट को ब्लॉक किया गया और यूट्यूब पे 12 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया गया, इस तरह के अश्लील सामग्री को प्रसारित करने के आरोप में। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने ओटीटी के बारे में पढ़ा और जो 18 ओटीटी को बैन किया गया है उससे संबंधित कुछ वेबसाइट्स को भी बैन किए गए, कुछ ऐप्स को भी बैन किए गए जो एंड्रॉयड बेस्ड ऐप थे या फिर एप्पल बेस्ड ऐप थे।
जैसे एंड्रॉयड बेस्ड 7 ऐप को यहाँ पे डिलीट किया गया है, ब्लॉक किया गया है, और 3 जो थे वो एप्पल बेस्ड ऐप थे उसको भी ब्लॉक किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसे समझ एक क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस किए थे। ठीक है, और आज के न्यूज में इसका एक आर्टिकल आया था जिसको कहा जाता है रोडामाइन बी, जो सिंपली इसको समझ सकते हैं कि जो कलर यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो नकली कलर्स होते हैं। जो स्ट्रीट फूड्स में हम लोग भोजन करते हैं वहां पे सुंदर दिखाने के लिए यहाँ पे नकली रंगों का उपयोग किया जाता है, और ये रंग मुख्यतः जो है वो कपड़ों को रंगने के लिए, ये ध्यान रखिएगा, कपड़ों को रंगने के लिए इन रंगों का उपयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये कॉटन कैंडी है, इसे कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में बैन किया है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में जो है वो नकली रंग का उपयोग किया जाता था, और इसको लैब में जब चेक किया गया तो इस रंगों में रोडामाइन बी पाया गया। ठीक है, इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं, और इससे समेत आज हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इससे लगभग 3-4 क्वेश्चन है आज। तो कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषकर बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में कृत्रिम रंगों, विशेष रूप से रोडामाइन बी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो रोडामाइन बी होता क्या है? तो रोडामाइन बी जो है एक रासायनिक यौगिक है। ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड है जिसका उपयोग आमतौर पे रेशम, जूट, चमड़ा, कपास और ऊन को रंगने के लिए सिंथेटिक कलरों के साथ सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है, कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, और प्लास्टिक उद्योगों में किया जाता है। देख सकते हैं ये रंग कहाँ उपयोग होता है, इस तरह के कारखानों में, इस तरह के उद्योगों में, और ये जो है फूड में उपयोग हो रहा है। तो इसलिए जो है वो ह्यूमन के हेल्थ पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इंसानों के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि इसकी कम लागत होती है इन रंगों का, जो नेचुरल कलर्स होते हैं या फिर जो फूड्स के लिए जो कलर्स होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। इसलिए जो है स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं वो इस तरह के कृत्रिम कलर का उपयोग करते हैं। अभी तो बहुत सी बातें हैं, जब ऑयल आप लोग देख लीजिएगा, जैसे मैं एक बार रांची गया था, तो रांची के सुबह में मैं एक दिन घूम रहा था, ठीक है, तो वहां पे जितने भी होटल्स हैं सुबह में देखिएगा वो डालडा उपयोग करते हैं, और वो डालडा लगभग भारत में पूर्णतः बैन है। फिर भी जो है बहुत से जो होटल्स हैं वो सुबह सुबह आकर डालडा को गला देते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि ये ऑयल है या डालडा है। ठीक है, जो कितना ज्यादा हानिकारक है। सारी चीजें जो है स्ट्रीट जितने भी वेंडर्स होते हैं वहां पे मैक्सिमम चीजें जो होती है वो सरकारी गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया जाता है। इसलिए जो है बहुत ज्यादा जो है कहा जाता है, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या फिर हेल्थ से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं वो बोलते हैं कि जितने भी स्ट्रीट फूड्स हैं उससे दूर रहना चाहिए। हालांकि इसकी कम लागत के कारण जो है इसको ज्यादा उपयोग करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, तो रोडामाइन भी कितना ज्यादा हानिकारक है, तो इस यौगिक का उपयोग अक्सर खाद्य रंग के रूप में किया जाता है, विशेष रूप से मिर्च पाउडर और मिर्च तेल जैसी वस्तुओं में। ठीक है, इसके व्यापक उपयोग के बावजूद त्वचा और आंखों में जलन, श्वसन संबंधी समस्याएं और विवादास्पद कैंसर जन्य सहित अनेक प्रकार की संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल भी आप लोग कोट कर सकते हैं। जैसे चेन्नई के मरीना बीच से कॉटन कैंडी के कुछ सैंपल लिए गए और उनकी लैब में जांच की गई, तो इसमें रोडामाइन बी केमिकल मिला जो कि कपड़ों के रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और लैब ने कहा कि यह कॉटन कैंडी जो है वो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार घटिया और असुरक्षित है। इसे देखते हुए कि तमिलनाडु सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री पर बैन लगा दिया। और रोडामाइन बी एक ऐसा केमिकल है जो पानी में घुलने पर गुलाबी रंग छोड़ता है, और आमतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, कपड़ों में रंगाई में इसे डाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने कॉटन कैंडी के सैंपल की जांच की, और अभी तक किसी भी दूसरे राज्य के सरकारी लैब में कॉटन कैंडी को लेकर टेस्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो एक तमिलनाडु हो गया, एक कर्नाटक सरकार हो गया, दो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया है अभी। ठीक है, तो इसी में हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे फसाई FSSAI मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी को कहा जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011 में ऐसा कहा गया है कि उसमें अनुमति दिए जाने तक, जब तक अनुमति नहीं दी जाती है कि किस किस भोजन में और किस किस रंग को और कहां से रंग खरीदना है, जब तक भी कोई भी फूड में, कोई भी खाद्य पदार्थ में रंग पदार्थ नहीं मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो अनुमति दिए गए जितने भी सिंथेटिक रंग एजेंट हैं उसका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, जैसे कि लाल रंग पोंसेउ 4R, ठीक है, कार्मोइसिन,
उसी तरह पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग, इतना को अनुमति दिया गया है। ठीक है, जैसे हरा रंग है वो तेज हरा FCF है। एक परखनली में 2 ग्राम नमूना लें और 5 मिलीमीटर एसीटोन मिलाएं। ठीक है, और एसीटोन परत के यहाँ पे इसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू है। ठीक है, तो एसीटोन परत के रंग का निरीक्षण किया जा सकता है। और लाल रंग का तुरंत दिखना, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि लाल रंग अगर तुरंत दिखने लगता है तो रोडामाइन बी की उपस्थिति को इंगित किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे शकरकंद का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल है कि शकरकंद में रोडामाइन बी का कैसे पता लगाया जाता है। तो एक रुई के गोले को पानी या फिर वनस्पति तेल में डुबाएं और शकरकंद की बाहरी सतह पर रुई को रगड़ें। यदि कपास का गोला साफ हो जाता है तो शकरकंद खाने के लिए सुरक्षित है। वहीं यदि कपास का गोला लाल या बैंगनी हो जाता है, मतलब कि इसे रंगा गया है कृत्रिम कलर के द्वारा, ठीक है, सिंथेटिक कलर के द्वारा, तो यह जो है वो रोडामाइन बी की मिलावट का संकेत देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ये कल के न्यूज में था, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में पीबी शब्द प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, इसे मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है, योजना के तहत पंजीकरण के समय केवल नाममात्र शुल्क लिया जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट है, शुरुआत में सामग्री केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध कराई दी जाए। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, शुरुआत में सामग्री केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इनमें से कितने स्टेटमेंट जो है वो सही है, जवाब दें। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो एक कथन है वही सही है। ठीक है, सिर्फ मात्र जो है एक ही कथन जो है सही है। तो यहाँ पे क्लियर है कि पहला कथन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सही है और दूसरा और तीसरा कथन जो है वो गलत है। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा पीबी शब्द लॉन्च की है। ठीक है, तो पीबी शब्द के बारे में जान लेते हैं। तो प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल, ठीक है, ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो, इसलिए जो है पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और यह जो है वो प्रसार भारती के पत्रकारों, संवाददाताओं और स्ट्रिंगरों के विशाल नेटवर्क द्वारा संचालित होता है। और यह सेवा जो है आपके लिए देश के विभिन्न नवीनतम समाचार लेने के लिए उपयोगी है। यह सभी संगठनों के लिए समाचार सामग्री का एक सिंगल विंडो बनाया गया है और शब्द जो है शब्द सेवा एक परिचयात्मक पेशकश के रूप में लिए निःशुल्क प्रदान कर दिया जा रहा है। ठीक है, निःशुल्क रहता है। अभी वर्तमान समय में डेमो के रूप में यह निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है और यह 50 श्रेणियों में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में समाचार कहानियां प्रदान करेगी। ठीक है, इसलिए जो है वो दो कथन गलत है, कथन 2 और 3 जो है वो गलत है। तो इसी में साझा फीड का उपयोग विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अनुकूलित कहानी कहने के लिए किया जा सकता है और परिचयात्मक इंट्रोडक्शन पेशकश किया जाता है, जिसमें सेवाएं जो है वो निःशुल्क उपलब्ध होगी और इससे छोटे समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा मतलब कि IMEC इंडिया मिड ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि में नहीं आता है। इसमें हम लोग फिगर में भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सा पोर्ट जो है वो आता है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, जैसे कि जावेल अली बंदरगाह हो गया, ठीक है, उसके बाद डुकम बंदरगाह हो गया, हमाद बंदरगाह हो गया, मनाम हो गया, अली हदीथा हो गया, फिर पिरियस बंदरगाह हो गया, हाइफा बंदरगाह हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, कितने जो पोर्ट हैं वो IMEC के पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जवाब दीजिए। जैसे कि 2, 3, 5 मतलब कि ये जो हो गया डुकम बंदरगाह और हमाद बंदरगाह और मनाम, ये तीनों जो है वो IMEC का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। जैसे कैबिनेट ने भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे पर संयुक्त अरब अमीरात के साथ अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौता को मंजूरी दिया गया है। ठीक है, तो IMEC का क्या मुख्य लक्ष्य है, तो द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना, बंदरगाहों, समुद्री और रसद क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना और इसमें IMEC के विकास के लिए भविष्य में संयुक्त निवेश और सहयोग की संभावनाओं की खोज करना है। अब देख लेते हैं IMEC में कितने महत्वपूर्ण पोर्ट हैं। जैसे ये हो गया पिराओस, हाइफा, रियाद, जावेल अली, ठीक है, और
उसका कंट्री भी ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। अल्दिता, हरदा, अलगुबायफत, मुंबई, ठीक है। तो ये सारे पोर्ट जो हैं वो IMEC के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो तेंदुलकर समिति समेत क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि आज जो है हम लोग गरीबी रेखा के बारे में पूर्णतः डिस्कस किए हैं, तो इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है तेंदुलकर समिति का जो रिकमेंडेशन है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए। तो तेंदुलकर समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, तेंदुलकर समिति उपभोग आधारित गरीबी आकलन से हटकर आय आधारित अनुमान लगाने लगी है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है, समिति ने पिछली समितियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सार्वभौमिक संदर्भ अवधि के विपरीत मिश्रित संदर्भ अवधि का उपयोग करी है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, केवल यह भी ध्यान रखिएगा कि कथन सही मांग रहा है या कथन गलत यहाँ पे बताया जा रहा है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि इसमें क्लियर पूछा जाता है, बहुत से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो कथन एक सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन ही सही है, ठीक है। तो पहला कथन क्यों गलत है? तो तेंदुलकर समिति जो है वो कैलोरी सेवन से हटकर उपभोग आधारित गरीबी अनुमान पर आधारित है, ठीक है। कैलोरी से हटकर, गरीबी आकलन से हटकर नहीं, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट, समिति ने पहले ही समितियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सार्वभौमिक संदर्भ अवधि के विपरीत मिश्रित संदर्भ अवधि का उपयोग किया है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य रंग, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने सिंथेटिक कलर्स की बात की, आर्टिफिशियल कलर्स की बात की, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित खाद्य रंग देने वाले पदार्थों पर विचार करें। तो पहला जो है रोडामाइन बी, दूसरा जो है क्लोरोफिल, तीसरा जो है कैंथाकसांथिन, चौथा जो है एन्नाटो, पांचवा जो है बीटा कैरोटीन। तो उपरोक्त में से कौन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसमें सिर्फ और सिर्फ जो FSSAI के द्वारा रोडामाइन को अभी हाल ही में प्रतिबंधित किया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी सूची हम लोग देख लेते हैं। तो विनियमों में प्रावधान है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में केवल निम्नलिखित खाद्य रंगों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि कैरोटीन का उपयोग किया जा सकता है, उसके बाद बीटा एपीओ का उपयोग किया जाता है, उसके बाद कैंथाकसांथिन इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरोफिल का उपयोग किया जा सकता है, ये सारे जो हैं उसका उपयोग किया जा सकता है। अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ रोडामाइन बी को जो है फसाई द्वारा प्रतिबंधित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। याद रखिएगा, कैरोटीन हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, ठीक है। उसके बाद कैंथाकसांथिन, क्लोरोफिल हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, ठीक है, एन्नाटो हो गया, ठीक है। उसके बाद कार्मेल, केसर, हल्दी को ही कहा जाता है करिक्यूमिन, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग उपयोग कर सकते हैं रंग के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोडामाइन बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, लंबे समय तक उपयोग में यह सेरिबेलम उत्तक, ठीक है, सेरिबेलम टिश्यू और मस्तिष्क तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह एक कैंसरकारी पदार्थ है। और तीसरा स्टेटमेंट है, फसाई ने इस पर रोक लगा दी है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है? तो ये तो सही है, तीसरा तो सही है, ठीक है। तो गलत पूछ रहा है, तो तीनों तो नहीं ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, सही उत्तर जो है कोई नहीं, मतलब यहाँ पे क्लियर कहा जाता है इसमें कोई भी गलत नहीं है, मतलब कि सारे के सारे जो कथन है वो सही है, ठीक है। लंबे समय तक अगर उपयोग किया जाएगा तो सेरिबेलम टिश्यू में यहाँ पे समस्या आ सकती है, मस्तिष्क तंत्र में नुकसान पहुंच सकता है, और ये जो कैंसर भी इससे हो सकता है, ठीक है। और फसाई ने इसे रोक लगा दिया गया है। तो रोडामाइन बी क्या होता है? तो रोडामाइन बी जो है वो कोशिका मृत्यु का कारण बनता है, टिश्यू को डेड कर देता है, और लंबे समय तक अगर इसका उपयोग किया जाता है तो यह सेरिबेलम टिश्यू और मस्तिष्क तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। हाल के साक्ष्य से पता चला है कि यह किडनी, लीवर को भी नुकसान पहुंचाता है और पेट के ट्यूमर का खतरा भी बढ़ाता है। यह कोई खाद्य रंग नहीं है, खाने योग्य रंग नहीं है रोडामाइन, लेकिन मानव शरीर के लिए विषैला और कैंसरकारी है। इसे फसाई ने बैन कर दिया है, इसलिए जो है सभी कथन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है, यह ध्यान रखिएगा, गोरसम कोरा महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे यह अरुणाचल प्रदेश की जैमिनथांग घाटी जो है वहां पे न्यानमजंग चू नदी, यह नाम याद रखिएगा, न्यानमजंग चू नदी के किनारे आयोजित किया जाता है गोरसम कौर
महोत्सव, ठीक है। और यह जो है यहाँ पे यह वार्षिक उत्सव जो है वो गोरसम चोरटेन में आयोजित किया जाता है, जो 93 फीट लंबा स्तूप है, जिसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है। और एक स्थानीय भिक्षु लामा प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसमें गोरसम चाटेन में सांस्कृतिक प्रदर्शन और बौद्ध अनुष्ठान भी शामिल है, जो तवांग मठ से भी पुराना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से थे। मोस्टली आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस टेक्स्ट थे, रोडामाइन बी, ठीक है, जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रंग का उपयोग हो रहा है स्ट्रीट फूड्स में, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को